नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अभी हाल ही में होने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास में हम करेंगे परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जो भी हमारे हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा विज्ञान तथा काव्य शास्त्र संबंधी जितने भी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बार बार तथ्यों की रिवीजन और निरंतर अभ्यास ही आपको सफलता दिलाएगी। सफलता का राज क्या होता है? निरंतर अभ्यास। इसी उद्देश्य के साथ शुरुआत कर लेते हैं हम आज की क्लास की। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, NTA नेट की परीक्षा हो या DSSB TGT PGT संबंधी परीक्षा हो या फिर UP TGT PGT परीक्षा हो या LT ग्रेड की परीक्षा हो या हिंदी संबंधी जो भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में होने वाली परीक्षा है, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, मददगार साबित होगी। तो शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की प्रश्न नंबर 21 से। पिछली क्लास हमारी वही बीच में ही कट हो गई थी, उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए उन्हीं प्रश्नों को करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन विद्वान रहे हैं? तो आप सभी को पता है, डॉक्टर भागीरथ मिश्र जी द्वारा लिखा गया पाश्चात्य काव्य शास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद नामक पुस्तक जो है भागीरथ मिश्र जी ने लिखी। और अन्य ऑप्शनों के अनुसार इन विद्वानों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ को भी हम देख लेते हैं, पुस्तक को भी देख लेते हैं। रिचर्ड्स की जो ये पुस्तक है, ये ग्रंथ है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। साइंस एंड पोइट्री नामक जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? रिचर्ड्स, IA रिचर्ड्स के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई, ध्यान रखना है। रस सिद्धांत के लेखक जो है डॉक्टर नगेंद्र जी है। और सिद्धांत और अध्ययन जो ग्रंथ लिखा है, ये पुस्तक लिखी है, ये लिखी है गुलाब राय जी ने। ये आपको ध्यान रखना है और इनको बार बार रिवाइज करते हुए आपको चलना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 22, निम्न कहानीकारों में किसकी कुछ कहानियाँ इंस्टॉलमेंट में संग्रहित है? तो इंस्टॉलमेंट में कौन सी कहानियाँ, किस कहानीकार की कहानियों को संकलित किया गया है, ये पूछा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा हमारा भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा की कुछ कहानियाँ जो है इंस्टॉलमेंट में संग्रहित है। इनकी अन्य कहानियाँ जो है दोबा के 1936 ईस्वी, मुगलों के सल्तनत बख्शदी और मोर्चाबंदी, निराला की लिल्ली 1934 की, सखी 1935, सुकुल की बीबी 1941 और चतुरी चमार 1945 आदि कहानियाँ लिखी, यानी कि निराला जी द्वारा लिखी गई ये प्रमुख कहानियाँ रही है भाई। लिली, सखी, सुकुल की बीबी, चतुरी चमार आदि कहानियाँ निराला जी की है। और ये कहानी जो है दोबा के, मुगलों की सल्तनत बख्शदी और मोर्चाबंद, जो ये कहानी ये है हमारी, ये भगवती चरण वर्मा जी की है। इसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रश्न नंबर 23, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम किस आचार्य का कथन है? तो रमणीयत प्रतिपाद शब्द का काव्यम नामक जो ये पंक्ति दी गई है, ये निम्नलिखित में से जो पंडित जगन्नाथ जी है, पंडित राज जगन्नाथ द्वारा लिखी गई है। तो देख लेते हैं आगे। रमणीयार्थ प्रतिपाद के शब्द काव्यम पंडित जगन्नाथ जी का कथन रहा है। उसके बाद भामा जी का कथन कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये पंक्तियाँ शब्दार्थों सहितो काव्यम, और आचार्य विश्वनाथ जी द्वारा लिखी गई ये पंक्ति वाक्यम रसात्मक काव्यम, शब्दार्थों कुंतक सहितो, ये भाई थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, कुंतक जी द्वारा लिखी गई शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी। ये कुंतक यहाँ पर आएगा भाई, ये शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी। तो ये पंक्ति जो है किसके द्वारा लिखी गई? कुंतक जी द्वारा लिखी गई, ये आपको ध्यान रखनी है। और सभी विद्वानों द्वारा जो जितनी भी ये जो भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत हमारे
संस्कृत आचार्य रहे हैं उनके द्वारा लिखी गई जो है काव्य के संबंध में अलग अलग पंक्तियाँ, अलग अलग कथन दिए गए हैं, उनको आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 24। कविता करना अत्यंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह संवाद जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की है? तो ये जो संवाद है जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है, ये पूछा हुआ है। तो ये लिया गया है जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से। बढ़ते हैं आगे। स्कंदगुप्त नाटक में मात्रगुप्त द्वारा ये संवाद कहा गया है, ये भी पूछा जा सकता है। ये संवाद जो है स्कंदगुप्त नाटक में जो है किसके द्वारा कहा गया है? तो मात्रगुप्त जी द्वारा। उसके बाद देख लेते हैं आगे। स्कंदगुप्त के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। प्रकाशन वर्ष रहा 1928 ईस्वी। विदा है ये नाटक रहा है एक। बढ़ते हैं आगे। पात्र है स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंदगुप्त, प्रणयदत्त, चक्रपालित और बंधु वर्मा, भीम वर्मा, मात्रगुप्त, परपंच बुद्धि, सरवनाग और कुमारदास, जिसे धातुसेन नाम से भी जाना जाता है, पुरगुप्त, बटार्क और पृथ्वीसेन, खिंडिल, मुर्दगल और प्रख्यात कीर्ति, देवकी, अनंत देवी, जयमाला, देवसेना, विजया, कमला, रामा, मालिनी आदि जो है इनके पात्र रहे हैं। और मुख्य बिंदु और देख लेते हैं स्कंदगुप्त संबंधी नाटक से। इसमें 5 अंक है, यानी कि स्कंदगुप्त जो इनका नाटक है जयशंकर प्रसाद का, इसमें कितने अंक दिए गए हैं? 5 अंक दिए गए हैं। अध्यायों की योजना दृश्यों पर आधारित है। प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ अंक में 7 और तृतीय तथा पंचम अंक में 6 दृश्य इसमें दिए गए हैं। इसमें कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की जो स्थिति का चित्रण दिखाया गया है तथा आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके जो भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे हैं। तो ये इस नाटक के अंतर्गत दर्शाया गया है। ये विषय वस्तु भी आपको ध्यान रखनी है हर एक नाटकों की क्या रही है, क्योंकि विषय वस्तु संबंधी भी कई बार जो है परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी के जो जन्म है 1889 ईस्वी में, मृत्यु उनके 1937 ईस्वी में। जन्म स्थान रहा काशी उत्तर प्रदेश। उपनाम रहा इनका झारखंडी, कलाधर नाम से भी जाने जाते थे ये, और खांडेराव भी इन्हें कहा जाता था। गुरु का नाम है मोहिनीलाल। और जयशंकर प्रसाद के नाटकों में शामिल है क्रमवाइज हम देख लेते हैं, क्योंकि क्रमवाइज नाटकों को कई बार परीक्षा में लगाने को दे दिया जाता है जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों को, और या फिर जो है इनके जो प्रमुख नाटक हैं इनका प्रकाशन वर्ष भी पूछ लिया जाता है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1912, प्रायश्चित 1913, राज्यश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक गुट 1930। जयशंकर प्रसाद ब्रज भाषा में कलाधर नाम से रचना करते थे। कई बार पूछ लिया जाता है ये किस नाम से रचना करते थे। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है, और मुकुटधर पांडे के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक भी जयशंकर प्रसाद जी को ही माना जाता है। छायावादी शैली का प्रथम काव्य संग्रह इनका झरना रहा है, और जो झरना से ही माना जाता है छायावाद की शुरुआत। और जयशंकर प्रसाद की ने जो है 1909 में इंदु पत्रिका का भी संपादन किया है। ये सभी तथ्य जो है परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, अर्थात परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण ये सभी बिंदु रहेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 25। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। किस साहित्यकार का कथन है? तो चिंतामणि से जो है चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक किस आचार्य ने कहा है? ये हमें पता ही है, शुक्ल जी ने कहा है। और ये कथन भी जो है शुक्ल जी द्वारा ही कहा गया है कि रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का जो
आरंभ है रीतिकाल का प्रवर्तक जो है चिंतामणि को ही मानना चाहिए। तो ये कहा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रीतिकाल का समय 17वीं से लेकर के 19वीं मतलब 17वीं विक्रमी संवत से लेकर के 19वीं विक्रमी संवत तक माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाव्य परंपरा का प्रवर्तक भी माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति शब्द व्यापक अर्थ को ग्रहण करते हैं ये कहा है, और उत्तर मध्यकाल को सर्वप्रथम रीतिकाल नाम दिया है। उत्तर मध्यकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सर्वप्रथम रीतिकाल नाम दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा ये कहा गया, ये कथन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षाओं में शुक्ल जी से संबंधित काफ़ी सारे परीक्षाओं में कथन हमें देखने को मिलते हैं। तो इस युग की कविता में यानी कि रीतिकाल के संबंध में कहा है, ये युग कौन सा युग, रीतिकाल के संबंध में इन्होंने कहा है कि इस युग की कविता में श्रृंगार वीर इन्हीं दो रसों की वीर कविता इस काल में हुई, प्रधानता श्रृंगार की रही, अतः इसे रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जब हिंदी साहित्य के कालखंडों का नाम दिया तो उन्होंने हर एक हिंदी साहित्य के कालखंडों को दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को अपनाते हुए उनका नामकरण दिया है। जैसे कि आदिकाल को उन्होंने वीर गाथा काल कहा है, तो वीर गाथा काल प्रवृत्ति वीरता की प्रवृत्ति होने के कारण चारण जो द्वारा जो रचनाएं लिखी गई थी रासो साहित्य, तो उनमें जो है वीरता की अधिकता होने के कारण ही उन्होंने वीर गाथा काल की संज्ञा दी थी आदिकाल को। और आदिकाल भी कहने से जो है शुक्ल जी ने नकारा नहीं था, उन्होंने कहा था कि आदिकाल भी कहे तो कोई कह सकता है। इसी प्रकार से उन्होंने उत्तर मध्यकाल को सर्वप्रथम जो है रीतिकाल नाम दिया है शुक्ल जी ने, और कहा है साथ ही जो उनकी जो प्रवृत्ति के आधार पर हम कहे तो श्रृंगार काल भी जो कोई कहे तो कह सकता है। और श्रृंगार काल नाम देने वाले रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया, ये हम जो है रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम देने वाले विद्वान जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य केशवदास जी को माना विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, और सर्वमान्य तौर पर भी केशवदास जी को ही माना जाता है। सर्वमान्य तौर पर जो रीतिकाल के प्रवर्तक रहे हैं वे केशवदास जी रहे हैं, और शुक्ल के द्वारा जो है चिंतामणि को माना जाता है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल के कवियों को जो है 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। ये पूछा जाता है कि किसने रीतिबद्ध, रीति मुक्त व रीति सिद्ध रीतिकाल को 3 श्रेणियों में बांटा, तो ये विद्वान हुए हमारे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। और इन नामकरण भी देख लेते हैं साथ के साथ रीतिकाल का। तो रीतिकाल का जो नाम है मिश्र बंधुओं ने नाम दिया है अलंकृत काल रीतिकाल को, और श्रृंगार काल नाम दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने, और कला काल कहा है रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने। अपकर्ष काल कहा है गणपति चंद्रगुप्त ने, और रीतिकाल का नाम दिया रामचंद्र शुक्ल जी ने, और रीति काव्य कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो सभी नामों को ध्यान रखना है। आदिकाल के नामकरण और रीतिकाल संबंधी नामकरण किन किन विद्वानों ने क्या नाम दिए हैं, इन सभी को आपको ध्यान रखना है। और रीतिकाल को भाई अंधकार काल भी कहा जाता है। अंधकार काल नाम देने वाले जो विद्वान हुए हमारे वे हुए त्रिलोचन जी ने जो है रीतिकाल को अंधकार काल नाम दिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 26। नायिका भेद की संकीर्ण सीमा में जितना लोक चिता सकता था इस काल की रीति का उतना चित्र निश्चय ही विश्वसनीय और मनोरम है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया, तो ये कथन जो है निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा कहा कि नायिका भेद की संकीर्ण सीमा में जितना लोक चिता सकता था इस काल का उतना चित्र निश्चय ही विश्वसनीय और मनोरम है।
और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको हम देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाओं में अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, कुटुज, आलोक पर्व इनके निबंध संकलन है। और चारूचंद लेख, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, अनामदास का पोथा इनके प्रमुख उपन्यास रहे हैं। सूर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, कालिदास, ये और जो है हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, ये सभी जो हैं इनकी जो है ये हिंदी साहित्य संबंधी रचनाएं रही है। इनकी आलोचनात्मक कीर्तियाँ रही हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 27, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या आज कहूँ जो नहीं कही। ये पंक्तियाँ जो है निम्नलिखित में से निराला जी की है। तो निराला जी इन पंक्तियों के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु के उपरांत पूरी करुणा को उड़ेल देता है। और निराला जी की प्रमुख काव्य कीर्तियों में शामिल है परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज आदि। निराला ने कविता के अतिरिक्त कहानियाँ और उपन्यास भी लिखे हैं। उनके उपन्यासों में बिल्लेसुर, बकरिया विशेष चर्चित है। तो ये उपन्यास जो है निराला जी का काफ़ी चर्चित हुआ है और काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है। उनका संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। ये पूछा जा सकता है निराला संपूर्ण साहित्य कहाँ पर प्रकाशित हुआ और कितने खंडों में प्रकाशित किया गया। तो ध्यान रखना है कि निराला रचनावली में जो है 8 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 28, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है। तो हिंदी साहित्य के आरंभिक मतलब शुरुआती काल, जो सबसे पहला काल था हिंदी साहित्य का, यानी कि आदिकाल। आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने अभी हमने बताया था कि वीरगाथा काल नाम दिया है। उसके बाद बात करें वीर काल नाम देने वाले विद्वान जो है विश्वनाथ जी रहे हैं, लेकिन वीरगाथा काल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। और अन्य विद्वानों के अनुसार भी आदिकाल के जो है नामकरण को हम यहाँ पर देख लेते हैं। आदिकाल के नाम जो है अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग रखा गया है। तो देख लेते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है आदिकाल को, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा है, और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है, और पंडित राहुल सांस्कृतायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। आचार्य विश्वनाथ ने वीर काल कहा है। वीरगाथा काल और वीर काल इन दोनों नामों को आपको ध्यान रखना है। और हजारी प्रसाद ने आधार काल कहा है, और सुमन राजे ने जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नाम दिया है आदिकाल को, और आधार काल नाम देने वाले जो विद्वान हैं वे हैं सुमन राजे। तो सुमन राजे ने आधार काल कहा है। उसके बाद जो है आदिकाल को और भी अन्य नाम दिए गए हैं भाई। संक्रमण काल राम खेलावन पांडे जी द्वारा दिया गया है, और आधार काल नाम जो है मोहन अवस्थी जी द्वारा भी दिया गया है। तो आदिकाल को जब हमने पढ़ा, जब सभी जितने भी आदिकाल संबंधी नामकरण थे वे हमने कर चुके हैं, और उन तथ्यों के भी हम जो है बार बार रिवीजन करेंगे आगे। तो देख लेते हैं 29वां प्रश्न नंबर 29, पल्लव के रचयिता कौन है। तो जो पल्लव रचना है उसके रचयिता कौन माने जाते हैं। तो पल्लव रचना के रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी रहे हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म बागेश्वर जिले के कौशानी यानी वर्तमान में जो उत्तराखंड में है में 20 मई 1900 को हुआ। कई बार पूछा जाता है सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म का जो सन है वो कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखना है। पल्लव सुमित्रानंदन पंत का तीसरा कविता संग्रह है जो 1928 में प्रकाशित हुआ। पंत जी ने अपने काव्य जीवन का आरंभ जो है वीणा नामक काव्य संग्रह से किया है। तो ये ध्यान रखना है। और ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932। ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन जो है इनकी छायावादी कविताएं मानी जाती हैं।
और युगांत 1936, युगवाणी और ग्राम्य 1940 उनकी प्रगतिवादी विचार रखने वाली कविताएं मानी जाती है। यानी प्रगतिवादी कविताओं में युगांत, युगवाणी और ग्राम्य शामिल है। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि और उत्तरा, ये भाई उत्तरा है शायद, युगपथ और अतिमा आदि कविताएं जो है सुमित्रा नंदन पंत की अरविंद दर्शन से प्रभावित दिखाई पड़ती है। कला और बूढ़ा चांद में कवि साम्यवादी हो गई। तो इस प्रकार से उन्होंने सभी प्रकार की कविताएं लिखी है। छायावादी संबंधी कविताएं भी पंत जी ने लिखी है और जो है प्रगतिवादी संबंधी भी कविताएं लिखी है। अरविंद दर्शन से प्रभावित कविताएं भी इन्होंने लिखी है और साम्यवादी रचनाएं भी लिखी हैं। तो सभी प्रकार की रचनाएं पंत जी द्वारा की गई हैं। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 30, इनमें से किस साहित्य का इतिहास, इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा? तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले जो विद्वान हैं इनमें से कौन नहीं है? तो डॉक्टर नगेंद्र जी ने। डॉक्टर नगेंद्र जी ने हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी थी। भाई हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास नहीं लिखा। तो डॉक्टर नगेंद्र जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 का संपादन किया है, लेखन नहीं किया है। जबकि अन्य इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य का मूल लेखन किया है। और इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष वही इतिहासकार हम देख लेते हैं। और अलग अलग जो इतिहासकार रही है उन्होंने किस नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा और जो है उनका प्रकाशन वर्ष क्या रहा, तो देख लेते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य लिखने वाले जो विद्वान है वे है लक्ष्मी सागर वाणिज्य, जो कि 1941 में इन्होंने लिखा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखने वाले राम कुमार वर्मा, जो कि 1938 में जो है इसका प्रकाशन हुआ। और जो है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखने वाले जो विद्वान है वे है बच्चन सिंह, जिसका प्रकाशन वर्ष 1996 में रहा। तो ऑप्शन के आधार पर जो अन्य विद्वान दिए हुए हैं, अन्य जो साहित्यकार यहाँ पर दिए गए हैं, इनकी रचनाओं को भी, इनके इतिहास ग्रंथ को भी हमने देख लिया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। डॉक्टर नगेंद्र जी ने हिंदी साहित्य का मूल रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा। और लक्ष्मी सागर वाराणसी ने भी लिखा है भैया आधुनिक हिंदी साहित्य के नाम से। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के नाम से लिखा है। और बच्चन जी ने जो है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है। काफ़ी बार बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास से भी काफ़ी परीक्षाओं में प्रश्न हमें देखने को मिले हैं। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 31, ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? तो ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय निम्नलिखित में से अभिनव गुप्त जी को जाता है। तो देख लेते हैं। आचार्य आनंदवर्धन काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। ध्वनि संप्रदाय ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे हैं? आचार्य आनंदवर्धन। तो ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं। और जो ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे गया? ये जो है अभिनव गुप्त जी को जाता है, जो कि रस के व्याख्याताओं में से एक आचार्य रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 32, औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन माने जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा औचित्य का जो प्रवर्तक रहे हैं क्षेमेंद्र जी। तो देख लेते हैं। औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य जो है क्षेमेंद्र जी रहे हैं। आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य में रस को महत्व दिया है, परंतु उनका विचार है कि औचित्य अभाव में रसानुभूति असंभव है। यानी औचित्य के अभाव में जो है रस की अनुभूति को इन्होंने असंभव बताया है। इसी कारण उन्होंने औचित्य को सर्वाधिक महत्व देते हुए काव्य की आत्मा भी इन्होंने माना है। औचित्य को काव्य की आत्मा की इन्होंने माना, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। औचित्य रसदस्य शिथिरम काव्यम जीवितम, अर्थात औचित्य रसपूर्ण काव्य का शिथिर जीवित जीवन होता है, ये कहा जाता है। अपने विचारों को अधिक स्पष्ट कर इन्होंने लिखा है कि औचित्य द्वारा रस और अधिक आस्वादनीय बनकर
सहृदय में व्याप्त हो जाता है। तो ये अगर कथन भी पूछ लिया जाए किस विद्वान का है तो क्षेमेंद्र जी का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 33, बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? तो बरवे नायिका भेद के रचनाकार रहे हैं रहीम जी। तो रहीम ने लिखा बरवे नायिका भेद 1510 ईस्वी में। और जो अंग दर्पण नामक जो रचना लिखी है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, ये रचना है रसलीन जी की 1737 ईस्वी की। और बिहारी सतसई जो लिखा गया बिहारी जी द्वारा 1662। रसराज नामक मतीराम ने जो ये ग्रंथ लिखा 1663। इनको भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 34, इनमें से कौन सा वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? वैष्णव भक्ति का आचार्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य व निम्बार्काचार्य। ये सभी हमारे वैष्णव भक्ति के आचार्य रहे हैं, वैष्णव भक्ति से संबंधित आचार्य रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं वल्लभाचार्य का जो वाद है वो शुद्धाद्वैतवाद है और मध्वाचार्य ने द्वैतवाद का प्रवर्तन किया है और द्वैतवाद का प्रवर्तन किया है। और रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रवर्तन किया, वही विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है रामानुजाचार्य। और मध्वाचार्य द्वैतवाद से और वल्लभाचार्य जो है शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तन किया। ये सभी वैष्णव भक्ति आचार्य रहे हैं। विष्णु भक्ति के सगुण की प्रधानता रहती है, जबकि शंकराचार्य अद्वैतवाद से संबंधित आचार्य माने जाते हैं। और इनका प्रमुख धर्म या भक्ति स्मृति है, जिसमें निर्गुण की प्रधानता होती है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? अतीत के चलचित्र नामक जो रचना है उसके रचयिता मानी जाती है महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा ने अतीत के चलचित्र नामक जो रचना लिखी है एक रेखा चित्र है। इसमें लेखिका हमारा जो परिचय है वो रामा, भाभी, बिंदा, साबिया, बिट्टो, बालिका माँ, गीसा, अभागी स्त्री, अलोपी और बबूल तथा अलोपा, इन 11 चरित्रों से करवाती हैं। महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख कवयित्री रही है। भाई ये टाइपिंग मिस्टेक है, कवयित्री की स्पेलिंग कवयित्री, क्योंकि इस शब्द की काफ़ी बार जो है वर्तनी परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कवयित्री किस तरह लिखा जाता है, तो आएगा कवयित्री। एक मिनट में बड़ी की मात्रा आएगी तो देख लेते हैं, एक सेकंड, फिर मिटा के लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, एक सेकंड। कव ये पे छोटी की मात्रा आएगी और 3 पे बड़ी की मात्रा आएगी, इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ये काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी गई है इसकी जो वर्तनी है। तो कहीं पर आपको जो है कवयित्री में जो है 3 पे छोटी की मात्रा दिखाई देगी और कहीं पर जो है य पे मात्रा नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से आपको शुद्ध वर्तनी आपको देख कर जाना है कि किस प्रकार से लिखा जाता है। तो कव और ये और 3 में बड़ी की मात्रा इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। तो देख लेते हैं महादेवी वर्मा जी से संबंधित हम चर्चा कर रहे थे। तो महादेवी वर्मा जी का जो जन्म है वो 1907 ईस्वी में हुआ और जो मृत्यु 1987 में। इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। निराला ने इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती या पाणिनि भी कहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हिंदी के विशाल मंदिर की पाणिनि या हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसे कहा है और किसके द्वारा कहा गया है महादेवी वर्मा जी को। तो ये आपको ध्यान रखना है, निराला जी द्वारा कहा गया है। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर हमारे अगला जो हमारा पॉइंट है वो है 27 अप्रैल 1982 में
ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है महादेवी वर्मा जी को सम्मानित किया गया उनकी रचना यामा पर। और इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो है निहार, नीरजा संज्ञा गीत आदि। निहार, रश्मि, नीरजा, संज्ञा गीत रचनाएं महादेवी वर्मा की कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 36, पल्लव के रचयिता कौन है? तो पल्लव रचना के रचयिता अभी हमने पढ़ा था सुमित्रा नंदन पंत जी है। ये प्रश्न हमारा दोबारा से आ गया, इसलिए हम इसको स्किप करते हुए चलते हैं। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 37, चिंतामणि के रचयिता कौन है? चिंतामणि रचना के जो चिंतामणि निबंध है इसके रचयिता रहे हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। चिंतामणि सन 1939 में प्रकाशित आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी निबंधात्मक यानी समालोचनात्मक ग्रंथ माना जाता है। इस पुस्तक को 4 भागों में बांटा गया है। भाव या मनोविकार प्रमुख निबंध है। इस पुस्तक के जो है 4 भाग है और इनके प्रमुख निबंध है भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और कल्याणी, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध और कविता क्या है? काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था। ये सभी जो है प्रमुख ग्रंथ जो है प्रमुख निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के रहे हैं। और चिंतामणि जो निबंध नामक निबंध या पुस्तक को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। निबंध मतलब संग्रह 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से बांटा गया है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 38, जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कीर्ति है? तो ये कीर्ति रही है जयशंकर प्रसाद जी की। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कीर्ति है जन्मेजय का नागयज्ञ। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाओं में शामिल है झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राज्यश्री, अजातशत्रु, विशाख, एक घूट, कामना, करुणालय, कल्याणी परिणय, अग्निमित्र, पराचित, सज्जन आदि इनके नाटक हैं। और ये झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक इनके काव्य रहे हैं। जयशंकर प्रसाद की छाया, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, आंधी, इंद्रजाल इनके जो है कहानी संग्रह रहे हैं। ये इनके जयशंकर प्रसाद की जो ये रचनाएं हैं इनकी कई बार जो है विधा भी पूछ ली जाती है। ये किस विधा की रचना है? कंकाल, इरावत, तितली और इरावती इनके प्रमुख उपन्यास है। 3 इनके प्रमुख उपन्यास है जिसमें इरावती इनकी अपूर्ण रचना है यानी अधूरा उपन्यास रह गया। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 39, हम दीवानों की क्या हस्ती है? आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। जो ये पंक्तियाँ हैं ये पंक्तियाँ किस साहित्यकार की है? तो भगवती चरण वर्मा जी की ये पंक्तियाँ हैं। भगवती चरण वर्मा जी की जो रचनाएं हैं उनको भी हम देख लेते हैं। पतन 1928, चित्रलेखा 1934, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946। इसमें मार्क्सवाद की आलोचना की गई है भाई इसमें टेढ़े मेढ़े रास्ते में। और अपने खिलौने 1957, भूले बिसरे चित्र 1959, फिर वह फिर नहीं आई और सामर्थ्य और सीमा 1962। ये सभी रचनाएं भगवती चरण वर्मा जी की हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से सबसे पहले हिंदी आत्मकथा अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखने वाले लेखक है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखी गई सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में। तो राजेंद्र बाबू ने अपनी आत्मकथा 1946 ईस्वी में के अतिरिक्त कई पुस्तकें भी लिखी है जिसमें कि बापू के कदमों में और बापू के कदमों में बाबू और 1954, इंडिया डिवाइडेड 1946, सत्याग्रह एट चंपारण एंड नहीं है भैया 1922, गांधी जी की देन और भारतीय संस्कृति व खादी का अर्थशास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय है। तो ये जो रचनाएं है ये काफ़ी प्रसिद्ध हुई है राजेंद्र प्रसाद जी की, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रश्न नंबर 41, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध
और आँखों में पानी। ये पंक्तियाँ जो है आप सभी को पता है, ये पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त जी की यशोधरा रचना से ली गई है। यशोधरा रचना से जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा ली गई ये पंक्तियाँ है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आँखों में पानी। और ये एक प्रकार से इनका प्रबंध काव्य है जिसका प्रकाशन 1933 में हुआ। अपने छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त के अनुरोध करने पर ही मैथिली शरण गुप्त ने यह पुस्तक लिखी थी। और यशोधरा महाकाव्य में गौतम बुद्ध के ग्रह त्याग की कहानी को केंद्र में रखकर यह महाकाव्य लिखा गया था। और इसमें गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा की विरह जन्य पीड़ा को इसमें दर्शाया गया है। और यह जो है पद्य व गद्य मिश्रित यानी कि एक चंपू काव्य कहा जा सकता है। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 42। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा के हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। जो ये पंक्तियां हैं इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इन पंक्तियों के रचयिता हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा ये प्रमुख पंक्तियाँ लिखी गई हैं। जयशंकर प्रसाद हिंदी के प्रमुख व्यक्ति रहे हैं, हिंदी साहित्य के प्रमुख व्यक्ति रहे हैं और हिंदी नाटक के विकास में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका जन्म जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1890 को जो है काशी उत्तर प्रदेश में माना जाता है। और उनके पिता का नाम जो है श्री देवी प्रसाद रहा। और हिंदी साहित्य और नाटक में जयशंकर प्रसाद के योगदान को कम नहीं समझा जा सकता। उनकी रचनाएं हिंदी रंगमंच इतिहास में प्रथम स्थान रखती है और वे हिंदी साहित्य की दुनिया में एक दृष्टिकोण और जो है पथ प्रदर्शक के रूप में पूजनीय रहे हैं। झरना इनकी प्रमुख रचनाएं है। झरना जिससे छायावाद की शुरुआत मानी जाती है। फिर आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक आदि इनके प्रमुख काव्य है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी है भाई, ये ध्रुव स्वामिनी है ये। और जन्मेजय का नाग यज्ञ, राज्यश्री, अजातशत्रु, विशाख, एक घूट, कामना, करुणालय, कल्याणी परिणय, अग्निमित्र, प्रायश्चित, सज्जन, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, आंधी इनके इंद्रजाल इनके कहानी संग्रह भाई। जो ये यहाँ पर दिए गए हैं ये इनके नाटक है। और छाया, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, इंद्रजाल ये इनके कहानी संग्रह है। और जो है कंकाल, तितली, इरावती इनके उपन्यास है। ये जो बिंदु हैं हम पहले प्रश्न में भी पहले पढ़ चुके हैं। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 43। रस गंधर्व जो नाटक के रचयिता कौन माने जाते हैं? रस गंधर्व नाटक के रचयिता निम्नलिखित में से मणि मधुकर जी हैं। मणि मधुकर हिंदी और राजस्थानी भाषाओं के प्रसिद्ध कवि और लेखक रहे हैं। उनका मूल नाम जो है मनीराम शर्मा जी है। और उनके द्वारा रचित कविताओं के संग्रह है पग फेरू के लिए जो है 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो उसके बाद देख लेते हैं आगे अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 44। भारत दुर्दशा नाटक के रचयिता कौन है? तो भारत दुर्दशा नाटक के रचयिता आप सभी को पता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा भारत दुर्दशा रचित उनका उपन्यास है। और नाटक है भाई, ये शायद टाइपिंग मिस्टेक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा भारत दुर्दशा जो नाटक लिखा गया 1975 ईस्वी में हिंदी का एक प्रमुख नाटक है। और इसमें भारतेंदु जी ने प्रतीकों के माध्यम से भारत की तत्कालीन स्थिति का चित्रण किया है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 45। निम्नलिखित काव्य संग्रह के प्रकाशन का सही क्रम लगाइए। तो इन काव्य संग्रह के प्रकाशन को हमें सही अनुक्रम के साथ लगाना है। तो हम आंसर हो जाएगा हमारा ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन जो कि पंत जी की रचनाएं है। ग्रंथि सबसे पहले आएगी, ग्रंथि उच्छावास आएगी भाई सबसे पहले 1920, उसके बाद ग्रंथि 1920, फिर वीणा 1927, फिर पल्लव 1928, फिर गुंजन 1932। फिर उसके बाद और अन्य रचनाएं उनकी देख लेते हैं। युगांत 1936 जिसमें कि प्रगतिवाद की
युग की शुरुआत और जो है छायावाद युग का अंत माना जाता है इस रचना से, पंत जी की युगांत रचना से। फिर युगवाणी 1939, ग्राम्य 1940, स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण किरण 1947, युगपथ 1949, उत्तरा 1949, वाणी जो है 1958 की रचना है। कला और बूढ़ा चांद 1959, अतिमा 1955, लोकायतन 1964 की रचना है इनका। और चिदम्बरा सत्यकाम 1975 की रचना। चिदम्बरा पर इन्हें जो है सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। पढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 में देखेंगे प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा जो सही अनुक्रम है, तो ये आंसर होगा हमारा श्यामा सौपन आएगा सबसे पहले, फिर माँ, फिर सती मैया का चोरा, फिर सोना माटी। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इन रचनाओं को हम उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार उनके जो रचनाकार रहे हैं, उपन्यासकार रहे हैं, उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले श्यामा सौपन 1888 ईस्वी में जगमोहन सिंह जी की रचना है। माँ 1929 ईस्वी की विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी की रचना है। और सती मैया का चोरा 1959 में भैरव प्रसाद गुप्त जी की रचना है। सोना माटी जो है 1983 ईस्वी में विवेकी राय जी की रचना है। पढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 47 47। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताइए। तो कालक्रम की दृष्टि से हम कहानियों का सही अनुक्रम देखेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। सबसे पहले आएगी सुखमय जीवन, फिर ममता, फिर गूंगे, फिर जिंदगी और जोंक। इन रचनाओं के रचनाकार और इनका प्रकाशन वर्ष भी देख लेते हैं। सुखमय जीवन 1911 की रचना है जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। ममता 1929 की जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। गूंगे 1945 रागे राघव जी की कहानी है। और जिंदगी और जोक जो है 1958 अमरकांत जी की कहानी है। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 48। काफ़ी समय हो गया बोलते बोलते, थोड़ा सा गला भी सूख गया भाई। देख लेते हैं। और भाई वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो और साथ में कमेंट भी किया करो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन भी मिलता है। तो देख लेते हैं विजय देवनारायण शाही जी की कविताएं किस जो सप्तक में संग्रहित है। विजय देवनारायण शाही यानी कि किस सप्तक के कवि रहे हैं, तो देख लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, तीसरे सप्तक के कवि है विजय देवनारायण शाही जी। आगे जी ने जो है जिन तार सप्तक का जो परिवर्तन किया था, तार सप्तक के संकलन करता रहे हैं आगे जी। तो देख लेते हैं कौन कौन से सप्तक हुए हमारे, और उनमें 7 कवियों को जो शामिल किया गया, उन 7 कवियों में कौन कौन शामिल है। सबसे पहले तार सप्तक आएगा 1943। इसमें संकलित कवियों का विवरण है जो है अज्ञे जी रहे सबसे पहले। जन्म इनका 1911। देवरिया रामविलास शर्मा, जन्म 1912 उन्नाव जिले में। गजानन माधव मुक्तिबोध, जन्म 1917 ग्वालियर में हुआ। और फिर हमारे प्रभाकर माचवे, जिन्हें बलवंत के नाम से भी जाना जाता है, 1917 ग्वालियर में। नेमीचंद्र जैन 1918 में जन्म हुआ आगरा में। गिरजा कुमार माथुर जी जो हैं 1918 मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। भारत भूषण अग्रवाल 1919 मथुरा में इनका जन्म हुआ। ये मैंने यहाँ पर इसलिए इनका जन्म यहाँ पर दिया हुआ है भाई। इनको जो है क्रम वाइज लगाने का भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है तार सप्तक के कवियों को। तो देख लेते हैं आगे। दूसरे सप्तक के अंतर्गत शामिल है हमारे शमशेर बहादुर सिंह, जन्म 1911। जो जितना कि हमारा जो है 1911 अज्ञे जी का भी जन्म रहा। और कहाँ पर इनका जन्म हुआ, देहरादून में। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1913 होशंगाबाद में। शकुंतला माथुर का जन्म 1922 दिल्ली में। और हरिनारायण घनश्याम व्यास जी का जन्म 1923 मध्य प्रदेश में। नरेश मेहता जी 1924 गुजरात में। धर्मवीर भारती जी का जन्म 1926 इलाहाबाद में। रघुवीर साई जी का जन्म 1929 लखनऊ में हुआ। ये थे सभी हमारे दूसरे सप्तक के कवि। फिर आप इनको रिवाइज कर सकते हो। आप
जो है प्रथम सप्तक के कवि, दूसरे सप्तक के कवि, जैसे कि प्रथम सप्तक के कवियों में हमारे शामिल है अज्ञे जी, रामविलास शर्मा, गजानन मुक्तिबोध और प्रभाकर माचवे, नेमी चंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल। दूसरे सप्तक के कवियों में शामिल है शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र जी और शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर शाही। तीसरे सप्तक के कवियों में शामिल है प्रयाग नारायण त्रिपाठी जी, मदन वात्स्यायन और विजय नारायण शाही, कुंवर नारायण और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरे सप्तक के अंतर्गत आते हैं, और केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी, ये सभी के सभी तीसरे सप्तक के कवियों में हैं। एक बार फिर से इनको आप रिवाइज कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे चौथे, क्योंकि जब हम और अन्य प्रश्नों को करेंगे उनमें भी आपको ये जो है तथ्य बार बार देखने को मिलेंगे। प्रथम सप्तक के अंतर्गत कौन कौन से कवि रहे, द्वितीय सप्तक के में कौन कौन से कवि रहे, और जो है तीसरे सप्तक में कौन कौन से रहे, और चौथे सप्तक में कौन कौन कवि रहे। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहती हूँ। जैसे तार सप्तक का जब संपादन किया गया, तार सप्तक को बनाएगा 4 भागों में बांटा गया। जो तार सप्तक, द्वितीय सप्तक, तृतीय सप्तक व चतुर्थ सप्तक। तो इनमें से जो है प्रथम तार सप्तक नाम का कोई भी तार सप्तक नहीं था। प्रथम तार सप्तक का जो नाम दिया गया था वो केवल तार सप्तक था। प्रथम अगर आप लगा देते हो, हम वैसे बोलने में बोल लेते हैं कि प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 रहा, दूसरे का जो है 1951, तीसरे का 1959 या चौथे का 1979। तो इस प्रकार से जो है हम कहने में कह देते हैं प्रथम तार सप्तक, लेकिन प्रथम तार सप्तक का कोई भी नाम नहीं था, केवल तार सप्तक ही नाम दिया गया था प्रथम को। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से जो है एक प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था, निम्नलिखित में से तार सप्तकों के नामों में से कौन सा नाम गलत है, तो आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, तो असंगत युग्म हमें छांटना है कि किन रचनाओं के रचनाकार इनसे जो है जो सुमेलित नहीं है, तो यानी असंगत है। कौन सा रचना का रचनाकार गलत दिया हुआ है ये हमें देखना है। बरवे रामायण के रचनाकार कौन है, तुलसीदास जी है, बिल्कुल सही है। बरवे नायिका भेद के रचनाकार रहीम है, ये भी बिल्कुल सही है। और कृष्ण गीतावली के रचनाकार भाई सूरदास जी नहीं है, बल्कि तुलसीदास जी रही है। विज्ञान गीता के तो आपको पता ही है केशवदास जी रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो देख लेते हैं इन ग्रंथों का भी जो प्रकाशन वर्ष रहा, यानी कि कब लिखा गया, तो ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा हमारा बरवे रामायण। बरवे रामायण का समय 1573 ईस्वी, और जो कि तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। और बरवे नायिका भेद का जो समय है 1610 ईस्वी, रहीम जी का है। और कृष्ण गीतावली का जो समय है 1586, ये तुलसीदास जी की रचना है। और साहित्य लहरी 1550 सूरदास की रचना है। विज्ञान गीता 1610 ईस्वी, जो कि केशवदास जी की रचना है। बढ़ते हैं आगे, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है भाई। आज के अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है, इनमें से कौन सा असंगत दिया गया है, कौन सी जो रचनाकार सुमेलित नहीं है, तो देख लेते हैं। माधवी दूधनाथ सिंह की रचना है, ये बिल्कुल हमारा गलत हो जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा जी की रचना है। उत्तर प्रियदर्शी अज्ञे जी की रचना है। और मुर्दगल जी की रचना है एक और अजनबी, बिल्कुल सही है ये तीनों और अन्य ऑप्शनों के अनुसार। लेकिन माधवी जो है भीष्म साहनी जी की है, दूधनाथ सिंह की नहीं। तो देख लेते हैं और अन्य ऑप्शनों के अनुसार उनके रचनाकार और उनका प्रकाशन वर्ष रचनाओं का, तो देख लेते हैं। सबसे पहले माधवी का जो समय है वो 1955 ईस्वी में भीष्म साहनी जी द्वारा लिखा गया एक नाटक है। द्रौपदी 1972 ईस्वी में सुरेंद्र वर्मा जी द्वारा लिखा गया नाटक है। उत्तर प्रियदर्शी 1967 ईस्वी में अज्ञे जी का गीति नाटक है। और एक और अजनबी
जो है 1998 ईस्वी में मुद्रागल का नाटक है। तो ये सभी नाटक विधाओं की रचनाएं हैं। तो आपको ध्यान रखना है माधवी, द्रौपदी, उत्तर प्रियदर्शी, एक और अजनबी। तो इन सभी रचनाकार नाटकों के जो नाटककार रहे हैं इनको भी आपको ध्यान रखना है किस किस लेखक द्वारा लिखी गई है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने लगभग जो है 40 के लगभग प्रश्नों को हमने आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया है। शायद 20 प्रश्नों के आसपास से हमने शुरुआत की थी, 40 नहीं भाई 30 प्रश्नों के लगभग हमने आज की क्लास में प्रश्नों को कर लिया है। तो इसी प्रकार से हर रोज़ जो है हिंदी विषय से संबंधित विद सॉल्यूशन के साथ जो आपको प्रश्नों की जो ये श्रेणी है आपको लगातार इसी तरह मिलती रहेगी परीक्षा तक। अगर वीडियो आपको पसंद आई, लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक किया करो, दोस्तों के साथ शेयर किया करो और चैनल पर पहली बार हो तो जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और साथ ही जो है वीडियो पर आप जो है किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो या फिर जो है आपको किस प्रकार की क्लास चाहिए, कोई अगर किसी टॉपिक पर क्लास चाहिए तो मैं जो है बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ आप कमेंट भी अवश्य किया करो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम और अधिक नए प्रश्नों को लेते हुए जो है आगे बढ़ेंगे। तो पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।